स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी के, और ऑफिसर स्केल का आज हम लोग प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का पेपर भी सॉल्व करवा चुका हूँ, और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के भी हमने दोनों पेपर सॉल्व कर लिए। तो उन सभी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है चैनल के ऊपर। वो प्लेलिस्ट में आपको वो सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे भी जाके डायरेक्ट देख सकते हो। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे पहले आपको ये चारों वीडियो ज़रूर देखनी है, जिसमें 2 पेपर मैंने सॉल्व करवाए क्लर्क के, जिसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स था, और 2 पेपर हमने ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ के कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। तो ये वाला सेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन है। और लेवल देखिएगा, आप रीजनिंग का एक बार लेवल देखिएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग उस लेवल पे खुद को तैयार कर पाओ। तो चलिएगा, चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। हमारा आईबीपीएस आरआरबी 2020 का बैच भी चल रहा है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और हिंदी, ये सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से। 2 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ है। डेली 2 क्लासेस हो रही है, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा इस बैच को ज्वाइन करने का। और जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 2 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है अब। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हो, देखिए बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ लगाना, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपका जो लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है, यानी कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस बना पा रहे हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो, किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है, किस में कम लग रहा है, अपनी स्पीड के ऊपर और एक्यूरेसी के ऊपर। इन दोनों चीज़ों के अगर आप वर्क करना चाहते हो तो आपको स्पीड टेस्ट यानी कि आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको लगाने हैं। और कौन से लगाने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने खुद का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है, ए ग्रेड क्लासेस के नाम से, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने बैंक एग्जाम्स की कैटेगरी पे जब आप जाओगे तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके आरआरबी प्री एग्जाम के लिए, और आरआरबी के लेवल के ही मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज रखी हैं। आप एक बार जाके जो फ्री वाला टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 जो है फ्री वाला, वो आप लोग ज़रूर लगाइएगा। आप लोग लेवल चेक कर पाओगे। मैंने एक-एक क्वेश्चन को ना खुद से टाइप किया है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आरआरबी के ही लेवल मैंने रखे हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल मैंने नहीं रखे हैं। क्योंकि अगर आरआरबी की हम तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी के लेवल के क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा हमें बेनिफिट करेगा। तो ये आप ट्राई कीजिएगा एक बार, फ्री वाला टेस्ट तो आपको ज़रूर लगाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने दिया है, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे देखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनइक्वलिटी से। इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, देन उसके बाद में कंक्लूजन दिया हुआ है, ए और ओ के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो हम लोग ए और ओ के बीच में रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ओ यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। सो अगर मैं इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, सो देखिए मैं ओ को रिलेट कर सकता हूँ एल से, देन एल को रिलेट कर सकता हूँ ई से, देन ई को रिलेट कर सकता हूँ मैं एस से। तो अल्टीमेटली मैं कहाँ तक पहुँचा, ओ इज़ लेस देन एस। यहाँ पर मैं पहुँच गया। देखिए आप देख सकते हो एस और ओ के बीच में यही रिलेशन बनेगा कि एस इज़ ग्रेटर देन ओ, और एस जो है वो ग्रेटर देन है ए से भी। सो इस सिचुएशन में आप यहाँ पे आ चुके हो। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ऑपोजिट साइंस बन गए, ऑपोजिट साइन बन गए, यानी कि एक दूसरे की तरफ फेस ओपन हुआ है दोनों का। तो यहाँ पे आप दोनों का रिलेशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते कि ओ और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। अब ये चीज़ मैंने आपको लिख के दिखाई है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगा है मुझे। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है ना, तो ये सब चीज़ें आपको देखते पता चल जाएंगी। आप यहीं से डायरेक्ट कंपेयर कर पाओगे कि ऑपोजिट साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो पहला वाला तो फॉलो नहीं करेगा। सेकंड रिलेशन एस और पी के बीच में देखते हैं। तो पी मेरा यहाँ पे है और एस मेरा यहाँ पे है। आप देख पा रहे हो एस और ई के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, और ई और पी के बीच में भी रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। और अल्टीमेट जो आपका रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो यही रिलेशन क्रिएट हो रहा है, एस इज ग्रेटर देन पी, और एस इज ग्रेटर देन पी ही आपसे पूछा गया है, तो ये फॉलो करता है यहाँ पे। तो आपने देखा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है पीओ के एग्जाम में, सिर्फ इसी लेवल के क्वेश्चन है। एक एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, देन आपको कंप्लीट लेवल समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है कंक्लूजन, डब्ल्यू और ए के बीच में रिलेशन पूछा है, डब्ल्यू और ए के बीच में रिलेशन पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट आंख बंद करके आइदर और लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, गलत चीज़ हो जाएगी वो। इसको कंप्लीट आपको सॉल्व करना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है उसके 2 पार्ट किए हुए हैं। पहला जो पार्ट है वो ए और आर तक है, और जो सेकंड पार्ट है वो ई से स्टार्ट होकर डब्ल्यू तक दिया हुआ है। बीच में देखिए आप कॉमा लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पार्ट दिया हुआ है आपके स्टेटमेंट का, और ये दूसरा पार्ट दिया हुआ है। आपको रिलेशन पूछा है डब्ल्यू और ए का।
सो अगर आप देख पा रहे हो तो W मेरा यहाँ पे है और A मेरा यहाँ पे है, यानी कि दोनों अलग अलग पार्ट में है। अगर दोनों ही आपके अलग अलग पार्ट में है तो आपको एक ऐसा लेटर चाहिएगा जो कि दोनों में कॉमन है, एक ऐसा पार्ट जो दोनों पार्ट्स में कॉमन आपको मिल रहा है। सो अगर आप देख पा रहे हो तो कॉमन D यहाँ पे है और D यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, D से कंपैरिजन करेंगे। हमने A और D के बीच में रिलेशन काउंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। A इज़ लेस देन D, ये हमारा सॉल्यूशन आया। और D और W के बीच में रिलेशन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, D इज़ लेस देन W। अब यहाँ से मैं आपका रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ W और A के बीच में, और मेरा रिलेशन क्या क्रिएट होगा, A इज़ लेस देन W या W इज़ ग्रेटर देन A, और फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और अगर फर्स्ट वाला सही हो गया तो सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो। आप क्या लिखोगे, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। दो अगर पार्ट किए हुए हैं तो कॉमन पार्ट आपको यहाँ पे पिक करना है, देन आपको आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, और बी और ई के बीच में आप रिलेशन बताइए। तो देखिए बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, ये तो डायरेक्ट देख के आप बता सकते हो कि डेफिनेटली बी इज ग्रेटर देन ई होने वाला है। यही तो यहाँ पे सिचुएशन बन रही है ना। देखिए बी इज ग्रेटर देन ई, नजर आ रहा है ना आपको क्लियरली। बी और आई के बीच में क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन का। एल और आई के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पे इक्वल्स टू का, यानी कि मैं बी इज ग्रेटर देन एल लिख सकता हूँ दोनों को, क्योंकि दोनों इक्वली तो है, और एल इज ग्रेटर देन ई लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली यहाँ से आप देख पा रहे हो बी इज ग्रेटर देन ई हो जाएगा। तो यानी कि पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ई इज ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड वाले की बात करते हैं, पहले वाले को हटा दो, सेकंड वाला एल और एम के बीच में रिलेशन। तो एल मेरा यहाँ पे है और एम मेरा यहाँ पे, क्या आप इनके बीच में रिलेशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ गए, और अगर ऑपोजिट साइन आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो सेकंड वाला भी फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नाइदर फॉलो, ना तो पहला फॉलो करता है और ना ही सेकंड फॉलो करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे दो पार्ट मैंने किए हुए हैं यहाँ पे इसके भी। तो इसका आंसर यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, इतना तो टफ क्वेश्चन है भी नहीं है, और थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट स्लॉग्स का क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपने बना लिया नहीं इस क्वेश्चन को, देन आप तैयारी अच्छी कर रहे हो। देखिएगा सिंपल हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम क्रिएट करेंगे, जो भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे हम लोग डायग्राम क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद में उसके जो कंक्लूजन है उनसे हम लोग यहाँ पे रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है नो डॉल्फिन इज अ लैच, कोई भी डॉल्फिन जो है ना वो लैच नहीं है। ऑल ट्रेंस आर डॉल्फिन्स, सभी के सभी ट्रेंस क्या डॉल्फिन्स है। तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि मैंने ट्रेंस बनाया और उसको मैंने कंप्लीट लिख दिया किसमें, डॉल्फिन में। यही तो है, ऑल ट्रेंस आर डॉल्फिन्स, तो यही तो मेरे पास में बनेगी। और नो डॉल्फिन इज अ लैच, डॉल्फिन और लैच के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि कोई भी डॉल्फिन का पार्ट लैच में नहीं जाएगा और कोई भी लैच का पार्ट डॉल्फिन में नहीं जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देन लिखा हुआ है नो शिप इज अ लैच, कोई भी जो शिप है ना वो लैच नहीं है। तो इस तरीके से आप शिप को बना सकते हो। तो ये आपका डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है, इतना डायग्राम आपको बनाना है, और देन उसके बाद में आपको इसके कंक्लूजन देखने हैं। अब कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट सम डॉल्फिन आर शिप्स, कम से कम कुछ डॉल्फिन शिप हैं। और सेकंड कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नो डॉल्फिन इज अ शिप। अच्छा, दोनों में सेम चीज़ दी हुई है, डॉल्फिन और शिप की बात हो रही है, डॉल्फिन एंड शिप की बात हो रही है। पहले वाली कंडीशन पे पॉजिटिव चीज़ की बात की जा रही है कि एटलीस्ट सम डॉल्फिन आर शिप, और सेकंड वाली पे नो डॉल्फिन यानी नेगेटिव की बात की जा रही है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, डॉल्फिन और शिप का रिलेशन देखते हैं कि हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन, कुछ तो क्रिएट हो रहा होगा ना। सो अगर हम देख पा रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर डॉल्फिन और शिप के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, और ना ही कोई इनडायरेक्ट रिलेशन हम क्रिएट कर पा रहे हैं, यानी कि हमें डॉल्फिन और शिप के बीच का क्या रिलेशन है हमें नहीं पता। अगर हमें पता नहीं है तो शायद जो डॉल्फिन है ना उसका कुछ पार्ट शिप में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर हम लोग श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेकर तो कुछ पार्ट जा सकता है, इसकी तो पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद कोई भी पार्ट नहीं जाएगा। भाई या तो डॉल्फिन का कुछ पार्ट शिप में जाएगा या तो डॉल्फिन का कोई भी पार्ट शिप में नहीं जाएगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है डॉल्फिन और शिप के रिलेशन को लेकर। तो दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या केस लगाएंगे, आइदर, या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। अब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है, डॉल्फिन और आपका जो शिप है उनका जो रिलेशन है ना वो हम लोग श्योर नहीं है।
तो हम क्या देखेंगे कि डॉल्फिन का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट मान लीजिए, कुछ पार्ट शिप में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि कोई भी पार्ट नहीं जाए, उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे वर्क कर रही हैं, तो आइदर और का केस लगाएंगे हम। तो यहाँ पर ये डायग्राम मैंने अच्छे से बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल नॉट्स आर टॉयज, सभी के सभी नॉट्स जो हैं वो क्या है, टॉयज हैं। इस तरीके से बना सकता हूँ मैं। देन उसके बाद में लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू स्टैचू आर नॉट्स, कुछ स्टैचू ही क्या है, नॉट्स हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से और लिख देता हूँ। ये मैंने नॉट्स को बनाया, और ऑल नॉट्स आर टॉयज इस तरीके से मैंने कर दिया। और ओनली अ फ्यू यानी कि इस तरीके से आप बना सकते हो, फ्यू वाली कंडीशन बनती है स्टैचू और नॉट्स के बीच में, कि ये वाला जो पार्ट होगा स्टैचू का वो नॉट्स में चला जाएगा। देन उसके बाद में ऑल स्टैचू आर केसेस, सभी के सभी स्टैचू क्या है, केसेस है। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम बन चुका है यहाँ पे। अब इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। लिखा हुआ है ऑल टॉयज बीइंग स्टैचू इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी टॉयज के स्टैचू होने की यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है। ये जितने भी टॉयज यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपके कहाँ पे चले जाएंगे, स्टैचू में चले जाएंगे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। चलेगा, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कभी भी आपको ना पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाओं वाले क्वेश्चन करने हो ना, तो वहाँ से आप एक बार पॉसिबिलिटी को हटा दिया करो, पॉसिबिलिटी को रीड मत करो। यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ो, ऑल टॉयज इज स्टैचू, सभी के सभी टॉयज जो है ना वो स्टैचू हैं। तो यहाँ पे रिलेशन आप देखो, टॉयज और यहाँ पर जो आपका रिलेशन दिया हुआ है स्टैचू के बीच में, वो क्या रिलेशन है कि टॉयज का कुछ पार्ट जो है ना वो स्टैचू में है। टॉयज, ये कंप्लीट टॉयज है हमारा, और इसका जो कुछ पार्ट है वो हमारा यहाँ पे स्टैचू में है, आप देख सकते हो। सभी के सभी टॉयज यहाँ पर स्टैचू हो सकते हैं, इस चीज़ की आपसे पॉसिबिलिटी पूछी गई है। तो ध्यान से समझिएगा अब इस चीज़ को। इतने पार्ट को लिए तो आप लोग यहाँ पे श्योर हो कि स्टैचू और यहाँ पर टॉयज़ का कॉमन पार्ट होने वाला है, यानी कि टॉयज़ का ये वाला पार्ट स्टैचू में जाएगा। लेकिन जो टॉयज़ का रिमेनिंग पार्ट है ये कंप्लीट पार्ट रिमेनिंग है। एक बार मैं डायग्राम को अच्छे से बना लेता हूँ ताकि आप लोग ईजिली समझ जाओ। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो टॉयज़ का रिमेनिंग पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट, इस रिमेनिंग पार्ट को लेकर क्या आप श्योर हो कि वो स्टैचू में नहीं जाएगा या वो स्टैचू में जा सकता है? आप श्योर नहीं हो, क्योंकि बाकी के जो पार्ट बचा है टॉयज़ का, उसके बारे में तो कोई भी रिलेशन आपको दिया हुआ नहीं है, और ना ही आप कोई रिलेशन क्रिएट कर पा रहे हो। आपको बस इतना पता है कि टॉयज़ का ये जो सम वाला पार्ट है, ये थोड़ा-सा पार्ट है ना, ये स्टैचू में जा रहा है कब? जब नोड्स का रिलेशन दिया हुआ था किसके साथ में? स्टैचू के साथ में। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो टॉयज़ है ना, बचे हुए टॉयज़, क्या वो स्टैचू में जा सकते हैं? तो आप ये कहोगे कि बिल्कुल जा सकते हैं। हो सकता है कि बचा हुआ जो टॉयज़ का पार्ट है, वो आपका यहाँ पे स्टैचू में चला जाएगा, और हो सकता है कि बचा हुआ पार्ट नहीं जाएगा। पॉसिबिलिटी रीड नहीं करनी है आपको। आप सिर्फ इतना पढ़ो कि ऑल टॉयज़ आर स्टैचू, ऑल टॉयज़ आर स्टैचू। क्या आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास में रिलेशन ये दिया हुआ है टॉयज़ के रिमेनिंग पार्ट का। तो अगर हमारे पास में किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्क करती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पे। सेकंड वाला, सम नॉड्स आर डेफिनेटली नॉट केसेस। सम नॉड्स, ये जो नॉड्स हैं यहाँ पे, सम नॉट्स आर डेफिनेटली नॉट केसेस, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, क्योंकि बाकी का जो पार्ट है ना, उसका नॉड्स का, उसका हमारे पास में कोई भी रिलेशन दिया हुआ नहीं है कि वो केसेस में जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर रिलेशन दिया हुआ नहीं है तो वो पॉसिबिलिटी में है, जा भी सकता है, नहीं भी जाएगा। लेकिन इसने तो डेफिनेटली बोल दिया ना, सम नॉट्स आर डेफिनेटली नॉट केसेस, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी इसकी। यानी कि ओनली फर्स्ट, क्या लिखोगे आप? ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है? अच्छे से मैंने आपको समझा दिया पॉसिबिलिटी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन यार आप बनाओ, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन चेंज हुए हैं। आपका जो डायग्राम है ना वो सेम टू सेम यही बनने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप कंक्लूजन देख लीजिए और इसका आंसर नीचे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ना क्लर्क वाले पेपर में भी सॉल्व करवाया था, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया था। तो हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसकी। लिखा हुआ है कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड। ये जो कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ है जिसमें है कौन कौन से लेटर्स यूज हुए हैं यहाँ पे, IMPERATIVE, ये सभी के सभी यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो यूज हुए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि ईच ऑफ विच हैज़ as many letters between them in the word in both forward and backward direction as they have between them in the English alphabetical series। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं ना, उनमें आप ऐसे पेयर ढूंढिए जिनमें एक्चुअल में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो डिफरेंस होता है ना, वही डिफरेंस यहाँ पे भी लिखा हुआ है।
एक्चुअल और इसके बीच में डिफरेंस इन द सेंस कि आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एक लिखा गया होता एक वर्ड, एक यूँ मान लीजिए कि ABC लिखा हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ए और बी के बीच में एक्चुअल में कितने लेटर्स होते हैं? एक भी नहीं होता अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर कितने यहाँ पर बीच में वर्ड्स या लेटर्स लिखे हुए हैं? एक भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब आपका ये वो पेयर बन गया है जिसकी डिमांड क्वेश्चन कर रहा है। एक्चुअल में भी कोई नहीं होता और इस वर्ड में भी कोई नहीं है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इनको काउंट करने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनके ऑप्शन देखोगे लिखा हुआ है 6, 7, मोर देन 8, लेस देन 6 और 8, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना वो लगभग सभी 5 से ज़्यादा हैं। इसका मतलब पेयर तो अच्छे खासे बनेंगे इसमें। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप इनके क्या याद कर लो, डायरेक्ट इनका पोजीशन याद कर लो कि आई किस पोजीशन पे होता है, एम किस पोजीशन पे होता है, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, आई के लिए लिखोगे कितना 9, उसके बाद में एम के लिए लिखोगे कितना 13, देन उसके बाद में पी के लिए लिखोगे 16, फिर ई के लिए लिखोगे 5, फिर आर के लिए लिखोगे 18, फिर 1 हो जाएगा, फिर 20, फिर 9, फिर 22 और देन लास्ट में आपका क्या बचेगा 5 बचेगा। तो इस तरीके से इनकी क्या करनी है, आपको पोजीशंस याद कर लेनी है। अब आप अगर रिलेशन फाइंड करना चाहोगे, वो पेयर आपको फाइंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, इस 9 से स्टार्ट करोगे और 9 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको काउंट करोगे। देखिए 9 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो उसी सीक्वेंस में आ रहा है जिस सीक्वेंस में हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीड कर रहे हैं। 13 से काउंट करते हैं, 13 से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों पे काउंट करना है। 13 से काउंट करेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, एक भी नहीं मिला, इसका मतलब 13 से भी पेयर नहीं बन रहा है। लेफ्ट साइड में भी काउंट करेंगे, 13 से 9 हो रहा है यानी कि यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। 16 से काउंट करते हैं लेफ्ट साइड में, तो 16 से काउंट करेंगे तो 17, 18 नहीं मिला। राइट साइड में काउंट करेंगे तो 17, 18 मिल गया। सेकंड ही हमें क्या मिल गया यहाँ पे 16 के बाद में 18। 16 और 18 के बीच में कितने लेटर्स या कितने नंबर्स होते हैं, एक, वो कौन है 17, और एक ही तो इन दोनों के बीच में है, इस तरीके से। तो एक पेयर आपका कौन बना 16 और 18 वाला। लेकिन अभी 16 से हम 18 तक ही पहुंचे हैं, आपको कंप्लीट रीड करना है। तो अगर आप आगे जाओगे तो देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 20 भी मिल गया, यानी 16 का पेयर बन रहा है 20 के साथ में भी, क्योंकि 16 और 20 के बीच में 3 होते हैं और यहाँ पर भी 3 लिखे हुए हैं। अब आगे जाइएगा 21, 22, 22 भी मिल गया, यानी कि 16 का पेयर बन रहा है 22 के साथ में भी। तो 3 पेयर तो आपको यहीं पे मिल गए। आगे जाओगे तो 5 लिखा हुआ है तो वहाँ पे काउंट नहीं होगा। अब मैं 5 से काउंट करता हूँ तो 5 को मैं लूँगा, क्योंकि 9 मैंने यूज़ कर लिया, 13 यूज़ कर लिया, 16 यूज़ कर लिया। अब मैं 5 को यूज़ करूँगा तो 6, 7, 8 नहीं हो रहा है। राइट हैंड साइड पे काउंट करूँ तो 6, 7, 8, 9, 9 मुझे मिल गया, यानी कि 5 और 9 के बीच में एक पेयर बन रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। भाई 5 और 9 के बीच में 3 ही तो यहाँ पर नंबर्स होते हैं और 3 ही यहाँ पर लिखे गए हैं, तो ये एक पेयर बन गया यहाँ पे। और देन उसके बाद में 10 एंड 11 और नहीं बन रहे। 18 से अगर आप काउंट करने जाओगे तो देखिए 18 लेफ्ट हैंड साइड पे काउंट करोगे तो 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहे। ध्यान रखिएगा कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट नहीं करना है। तो 18 से आप काउंट करोगे तो 19, 20, तो ये 20 के साथ में 18 का पेयर बन गया, इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक पेयर यहाँ पे बन गया। फिर 18 के बाद में 20 बना, 21, 22, 22 के साथ में भी 18 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पे 18 और 22 का पेयर बन गया। अब लास्ट में 5 लिखा हुआ है उसका नहीं बनेगा। अब इस 1 को यूज़ करेंगे तो 1 के बाद में लिखा गया तो 2, 3, 4 एंड 5, आप देख पा रहे हो 5 और 1 के बीच में भी एक यहाँ पे पेयर बन गया, तो इसका दोनों का भी पेयर आप बना दो, यानी कि पेयर बहुत सारे बन रहे हैं आपके। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे काउंट करोगे तो 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इतने सारे पेयर अभी तक ऑलरेडी बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 तो अभी तक बन चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास में 20 भी बचा है, 9 भी बचा है, 22 भी बचा है और 5 भी बचा है। इनको भी तो काउंट करना है। तो अगर आप 20 से काउंट करने जाते हो तो 21 और 22 एक पेयर इन दोनों के बीच में भी बनेगा, बाकी में तो नहीं बनेगा। अब आप 9 को कंपैरिजन करोगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसका तो पेयर नहीं बन रहा है, तो ये तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर लिखा हुआ है 22, तो 22 से ऊपर तो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 5 को काउंट करते हैं तो 5 देखिएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 हमें मिल गया, यानी कि 5 और 13 के बीच में भी एक यहाँ पे पेयर बन रहा है, इस तरीके से। तो इतने सारे पेयर बन चुके हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसको एक बार अच्छे से बना देता हूँ अलग अलग कलर में, ताकि आप लोग डिफरेंस भी पिक कर पाओ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने सभी के सभी जो पेयर्स थे वो मैंने बना दिए हैं, अलग अलग कलर को भी यूज़ कर दिया ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। पहले ब्लैक वाले काउंट करते हैं, टोटल अब हमें काउंट करके बताने हैं कि यहाँ पर कितने पेयर बन रहा है। तो देखिए 1, 2, 3 और उसके बाद में आपका ये 4,
यानी कि 4 पेयर आपके बन रहे हैं ब्लैक के, तो आप क्या लिखोगे 4 लिख दोगे इधर। 4 पेयर तो आपके किसके ब्लैक वाले बन गए। ब्लू काउंट करते हैं तो 1 एंड 2, 2 बन रहे हैं ब्लू के, तो 2 लिखा आपने। देन उसके बाद में यहाँ पे आप पिंक के 1 एंड 2, 2 बन रहे हैं पिंक के, तो आप लिखोगे 2, और 1 बन रहा है आपका ग्रीन का, तो ये आप लिखोगे 1। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 4 9 हो जाएगा। 9 का मतलब ऑप्शन नंबर सी मोर देन 8 हो जाएंगे आपके आंसर। क्लियर है। ये बड़ा ही अच्छा सवाल था। थोड़ी सी मैंने आपको समझाया ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना खुद अच्छे से, तब आप देखिएगा कि कितना अच्छे से इन क्वेश्चन को बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है यार आपके एग्जाम में, आपके क्लर्क का एग्जाम हो चाहे आपका पीओ का एग्जाम हो, और ये बहुत ईजी भी होता है। अब देखिएगा मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 4 से 5 आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं और उनके कोड्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, और आपसे फिर कोड्स का पूछ लिया जाता है कि जैसे कैपिटल का कोड क्या होगा, या सीजन का कोड क्या होगा, या दिल्ली का कोड क्या होगा, इस तरीके से। देन आपसे एक चीज़ ध्यान रखनी है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग में, आपके जो यहाँ पर वर्ड्स हैं ना वो रिपीट होते हैं। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि कई बार ऐसा केस आ जाता है जिसमें वर्ड्स जो है रिपीट नहीं होते हैं, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है, और आरआरबी में तो मेंस में भी नहीं आता वो ऐसा केस। तो आप देखिएगा दिल्ली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो दिल्ली हमें यहाँ पे भी मिल गया, तो केस ऐसा बन रहा है यहाँ पे कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। चलिएगा, यानी कि ये जो 4 कोड लिखे गए हैं ना, इनमें से दिल्ली का कोड कौन सा होगा अभी हमें नहीं पता। देखिए सीक्वेंस में भी लिखे हुए नहीं होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और डाउट दूर कर देता हूँ कि जैसे कि ये 4 लेटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, 4 वर्ड्स लिखे गए हैं, और 4 ही यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, कोड्स लिखे गए हैं, तो ये इनके सीक्वेंस में कोड नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि दिल्ली का कोड सबसे लास्ट VIKI बन जाएगा, तो चीज़ गलत है आपकी। आपको यहाँ पे सीक्वेंस में कोड नहीं लिखे गए, मिक्स में कोड लिखे गए हैं। इन चारों में से दिल्ली का कोड क्या होगा हमें नहीं पता, हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर क्राउड का कोड हमें फाइंड करना है, तो लिखा हुआ है ना व्हाट इज द कोड ऑफ क्राउड, तो क्राउड का फाउंड करना है तो पहले क्राउड ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर आप देख रहे हो फर्स्ट वाले में तो क्राउड है ही नहीं, सेकंड वाले में भी क्राउड नहीं है, थर्ड वाले में क्राउड हमें मिल गया, फोर्थ वाले में भी नहीं है, और फिफ्थ वाले में भी नहीं है। यानी कि क्राउड एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाली लाइन में है, तो इसका जो कोड होगा ना वो भी सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाली लाइन पे ही होगा। यानी कि इन चारों में से ही कोई ना कोई एक कोड होगा, किसका, क्राउड का। अब ध्यान से समझिएगा, क्या क्राउड का कोड ये DIC हो सकता है। चेक करेंगे बाकी के सेंटेंसेस में भी क्या DI और कहीं पे आ रहा है। अगर और कहीं पे भी DI आ रहा होगा तब तो ये कोड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्राउड का ये कोड होगा तो सिर्फ यहीं होगा, बाकी कहीं पे नहीं होगा, क्योंकि क्राउड भी तो कहीं पे नहीं है बाकी दूसरी जगह पे। तो अगर हम DIC देखें तो देखिए सेकंड वाले पे मुझे नज़र आ गया, इसका मतलब DIC आपका आंसर नहीं हो सकता। देन उसके बाद में VERU, वेरू, वेरू को अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट में आपको वेरू मिल जाएगा, तो वेरू भी नहीं हो सकता। देन आपको MITI चेक करना है, तो MITI भी आपको फर्स्ट में मिल जाएगा, तो ये भी कोड नहीं हो सकता क्राउड का। देन SIK आप चेक कर लो, SIK सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले सेंटेंस में है और कहीं पे नहीं है, इसका मतलब क्राउड का कोड क्या हो जाएगा, SIK। सिंपल है। एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए कोड क्या होने वाला है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो कैपिटल पहले वर्ड को फाइंड करो, तो फर्स्ट लाइन पे हमें कैपिटल मिला और थर्ड लाइन पे हमें यहाँ पे कैपिटल मिल गया। तो एक ऐसा कोड जो फर्स्ट और थर्ड दोनों में है। आप देखिए DIC को चेक कीजिए, DIC थर्ड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। आप वेरू, VERU को चेक कीजिए, VERU फर्स्ट में भी है थर्ड पे भी है, तो ये आपका कोड हो सकता है। अभी कंप्लीट आपका आंसर नहीं आया, अभी ये आपका कोड हो सकता है, क्योंकि अभी 2 कोड और भी बचे हुए हैं हमारे पास में, तो वेरू हो सकता है। MITI भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, तो ये भी आपका केस बन रहा है कि MIT भी आपका केस हो सकता है, या VERU भी आपका केस हो सकता है। देन उसके बाद में SIK तो होगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड में, यानी कि 2 आपको ऐसे कोड मिले जो कि दोनों में कॉमन है। तो आपका कोड क्या होगा, या तो VERU या फिर MITE, ऑप्शन नंबर बी। आप फाइंड नहीं कर पाए ना, या तो वेरू होगा या फिर MITI, नहीं कि मिट्टी होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक कोड होने वाला है। तो आइदर और वाला केस दिया हुआ था, तो मैंने आइदर और वाले को पिक कर लिया, क्योंकि मैं डेफिनेट नहीं था कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, जो बढ़िया क्वेश्चन थे वही मैंने यहाँ पे लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के बड़े ही आसान से थे, अब आप बना लोगे मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ब्लड रिलेशन आपको दिया हुआ है, बहुत ही ईजी सा ब्लड रिलेशन था, और इस ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिएगा, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आप वीडियो को पॉज़ करके खुद से ज़रूर बनाइएगा क्वेश्चन को। ये चीज़ मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो पहले वीडियो को पॉज़ किया करो, खुद से आप सॉल्व किया करो, देन उसके बाद में आप उसका सॉल्यूशन मैच किया करो। लिखा हुआ है देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, एफ इज़ सिस्टर ऑफ ई। 6 मेंबर है एक फैमिली में, एफ जो है वो ई की सिस्टर है। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, एफ जो है वो ई की सिस्टर है, तो
एफ क्या हो जाएगी, एक फीमेल हो जाएगी क्योंकि सिस्टर है, और फीमेल को मैं सर्कल में लिखता हूँ। और किसकी सिस्टर है, वो ई की, तो मैं सेम जनरेशन है यानी कि ई को यहाँ पे लिख दूंगा। लेकिन ई का अभी हमें जेंडर क्लियर नहीं हुआ है कि ई एक मेल होगा या फीमेल होगा, तो मैं ई को एज इट इज यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूँ। लिखा हुआ है एफ इज द सिस्टर ऑफ ई एंड ए इज द ब्रदर ऑफ सीज हस्बैंड। ए जो है ना वो ब्रदर है किसका, सी के हस्बैंड का। तो मैं क्या करूँगा, सी यहाँ पे लिखूंगा, सी का हस्बैंड मैं बनाऊंगा। सी का हस्बैंड कोई बनेगा यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स में, तो सी एक फीमेल हो जाएगी। अगर सी का कोई हस्बैंड है तो सी क्या है, एक फीमेल है, उसकी वाइफ ही तो है सी। और इसका भाई, सी का जो हस्बैंड है उसका भाई कौन है, ए है। ये सिचुएशन आपके पास में दे दी गई है, ये कंडीशन आपको दे दी गई है, ठीक है जी। तो 3% तो यहाँ पे आपको मिल गए, 2% आपको यहाँ पे मिल गए, टोटल 5 टोटल 5 हो गए, टोटल 6 ही तो हैं, तो ये आपको एक और पिक करना है बस। लिखा हुआ है बी इज द फादर ऑफ डी। बी जो है ना वो डी का फादर है एंड ग्रैंड फादर ऑफ ई, और ई का ग्रैंड फादर है। ई का ग्रैंड फादर, ई का ग्रैंड फादर मतलब ई का कोई ना कोई यहाँ पर फादर होगा। देन उसका भी फादर कौन है, उसका फादर है बी। तभी तो ग्रैंडफ़ादर कौन हुआ, बी हुआ किसका, ई का। समझ गए आप लोग। भाई ई का कोई फादर होगा, ई और एफ का कोई ना कोई फादर होगा, और फिर उसके भी फादर होंगे कौन, बी। तभी तो ई के ग्रैंडफ़ादर कौन हुए, बी हुए, 2 जनरेशन ऊपर। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में लिखा गया है देयर आर 2 ब्रदर्स एंड 2 फादर्स। 2 ब्रदर्स एंड 2 फादर्स, इसका मतलब 4 मेल कैंडिडेट्स होने वाले हैं। 4 क्या होंगे, मेल कैंडिडेट्स होंगे, और 2 क्या होंगी, फीमेल होंगी, जिसमें से एक फीमेल हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, एफ। और एक और फीमेल हमें मिल चुकी है कौन, सी। तो बाकी के जितने भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे, मेल होंगे। इसका मतलब ये ई क्या होगा, मेल हो जाएगा। भाई 2 ही फीमेल होने वाली हैं, जिसमें सी हमें मिल गई, एफ हमें मिल गई, बाकी सब मेल्स होने वाले, तो ई भी मेल हो जाएगा। उसके बाद में लिखा गया है सी इज़ मैरिड टू बी। सी जो है वो बी से मैरिड है, तो ये जो आपकी कंडीशन दी हुई थी ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सी को आप बी से मैरिड कर दीजिए इस तरीके से, ये यहाँ पे हो जाएगा, और ए इसका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ये वाली कंडीशन पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिंपल, ये सारी चीज़ों को आप हटा दीजिए, ये आपका यहाँ पे रिलेशन बन गया है, और बचे हुए जो चीज़ थी डी, वो आपकी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका जो फाइनल ब्लड रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने वाला है। सिंपल था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसके बाद में आपसे रिलेशन पूछा गया था, तो आप रिलेशन तो इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि पजल्स अब स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा पिछले साल किस लेवल तक की पजल एग्जाम में पूछी गई थी। 2 लैंग्वेज लिखी हुई है एक्चुअली, तो मैं एक बार हिंदी लैंग्वेज को हटा रहा हूँ, आप रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन को, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश लैंग्वेज लेके सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन एक-एक चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर 8 डिफरेंट बॉक्सेस। सभी के सभी क्या है, डिफरेंट बॉक्सेस हैं। दे आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट बॉक्स 1 इज एट द बॉटम, बॉक्स 2 इज अबव एंड सो ऑन, सच दैट द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर 8। सबसे नीचे वाले बॉक्स को नंबर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर सबसे ऊपर वाले को 8 दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब देखिएगा, आपका जो पजल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आर से। लिखा हुआ है आर इज बॉक्स नंबर 3, आर इज बॉक्स नंबर 3, यानी कि आर जो है ना वो 3 नंबर पे आएगा। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए 2 कंडीशन मुझे लेके चलनी होती है ना, तो मैं आर को इस तरफ भी तो लिख सकता हूँ दोनों कंडीशन के लिए। तो मैंने दोनों तरफ आर को लिख लिया, एक कंडीशन मैं यहाँ पे चलाऊंगा और एक कंडीशन मैं यहाँ पे चलाऊंगा इस तरीके से। तो अभी मैं ज़रूरत नहीं है, एक बार आर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हो सकता है कि एक ही कंडीशन से क्वेश्चन बन जाए। लिखा हुआ है देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स आर एंड द बॉक्स वी। आर और वी के बीच में 2 बॉक्सेस रखे हैं, तो अगर मैं आर से नीचे जाऊँगा तो वी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 बॉक्सेस अगर मैं छोड़ दूँगा तो फिर जगह ही नहीं है वी को रखने की। तो वी जो है ना मेरा 6 नंबर पे आ जाएगा, और ये जो 5 और 4 नंबर है ये मैंने छोड़ दिए इन दोनों के बीच में। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स क्यू। बॉक्स क्यू के बिल्कुल कहाँ पे रखा गया है, ऊपर रखा गया है कौन, डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है वो क्यू के बिल्कुल ऊपर रखा गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है। फिर लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन द बॉक्स टी एंड द बॉक्स यू। बॉक्स टी और बॉक्स यू के बीच में सिर्फ एक बॉक्स रखा गया है, बॉक्स टी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स यू, और बॉक्स टी जो है ना वो यू के ऊपर रखा गया है इस तरीके से। दोनों के बीच में एक बॉक्स है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि टी ऊपर रखा गया है। देन उसके बाद में लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन द बॉक्स आर एंड द बॉक्स एस। आर और एस के बीच में सिर्फ एक बॉक्स रखा गया है। तो अब ध्यान से समझिएगा, आर मेरा 3 नंबर पे है, तो दोनों कंडीशन पे क्या हो सकता है कि या तो एस मेरा यहाँ पे होगा, आर और एस के बीच में अगर मुझे एक पर्सन छोड़ना है यानी कि एक बॉक्स छोड़ना है, या फिर एस जो है वो 5 नंबर पे भी हो सकता है। दोनों कंडीशन पे किसी पे भी तो हो सकता है ना एस, क्योंकि आर मेरा अगर 3 नंबर पे होगा
तो एक बार एस एक बॉक्स छोड़ के नीचे हो सकता है और एक बार एस जो है वो एक बॉक्स छोड़ के ऊपर हो सकता है। तो बी मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों कंडीशन बन गई। अब ये लिखा गया है कि बॉक्स एस इज समवेयर बिलो द बॉक्स टी। बॉक्स एस जो है ना वो टी से नीचे है। अब आप ध्यान से समझो इस चीज़ को कि ये जो डब्ल्यू और क्यू का रिलेशन दिया हुआ है ये बिल्कुल इमीडिएट वाला रिलेशन है ना, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ में आने वाले हैं। और टी से नीचे कौन आएगा, एस आएगा। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे लास्ट में लिख दी है। तो टी से अगर नीचे आएगा एस, तो मैं इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे टी या तो 8 नंबर पे लिखना होगा या फिर 7 नंबर पे लिखना होगा। इन दोनों पे से ही ज़रूरी है लिखना, क्योंकि टी से नीचे है एस। तो अगर मैं टी को 7 नंबर पे लिखता हूँ तो मैं 1% छोड़ के यू को नहीं लिख पाऊँगा। और अगर मैं टी को 8 पे भी लिख देता हूँ तो भी मैं 1% छोड़ के, एक बॉक्स छोड़ के यू को नहीं लिख पाऊँगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। अब ये वाली कंडीशन मेरी एकदम सही कंडीशन है। इस पे देखिएगा, डब्ल्यू और क्यू जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होने वाले हैं, यानी कि इमीडिएट होने वाले हैं। तो अगर मैं डब्ल्यू और क्यू को यहाँ पे बैठाता हूँ इस तरीके से, 4 नंबर और 5 नंबर, और एक और मेरे पास में कंडीशन थी कि वो 7 नंबर और 8 नंबर पे भी हो सकते हैं। तो मैंने अगर 4 और 5 नंबर पे बैठाऊँगा तो मैं टी को 7 और 8 में से किसी एक नंबर पे मुझे बैठाना होगा। तो 1% छोड़ के मैं यू को नहीं लिख पाऊँगा। अगर मैं 8 नंबर पे टी को लिखूँगा तो यहाँ पे यू आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 7 नंबर पे लिखूँगा तो यहाँ पे यू होगा, वो भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब डब्ल्यू और क्यू यहाँ पर नहीं, डब्ल्यू और क्यू 8 और 7 नंबर पे आएँगे। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब टी मेरा आ जाएगा 4 नंबर पे और यू मेरा आ जाएगा यहाँ पे 2 नंबर पे, और बच कौन गया? पी बच गया। तो पी मेरा आ जाएगा यहाँ पे 5 नंबर पे। क्लियर है? कंप्लीट जो पज़ल था वो आपका हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे जब थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, बाकी एक बार अच्छे से तैयारी कर ली, देन उसके बाद में कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, कंप्लीट इसका सॉल्यूशन भी मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नो पर्सन है, नो पर्सन जो कि नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 9 पर्सन है जिन्होंने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। उनका आपको यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, देन उसके बाद में आप लोग इसका सॉल्यूशन भी मैच कीजिएगा। तो मैं एक लैंग्वेज हिंदी को हटा रहा हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरा जो स्क्रीन है ना मोबाइल का वो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे एक ही लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। हालाँकि मैं चीज़ों को कंप्लीट हिंदी में भी समझा रहा हूँ, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट हिंदी में करना चाहते हैं वो परेशान मत होइएगा, एक-एक चीज़ को मैं इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है 9 पर्सन एम एन पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस इन रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। 9 पर्सन है, ये सभी के सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर है। तो मैंने एक कंडीशन बनाई है। अब मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन ऊपर की तरफ लिख लूँगा, एक कंडीशन नीचे की तरफ लिख लूँगा, यानी कि 2 कंडीशन मैंने बना ली है एक लाइन ड्रॉ करके ही। सबसे पहले क्या हुआ, एग्जैक्टली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में, आर के बाईं तरफ सिर्फ और सिर्फ 3 पर्सन बैठे हैं। एग्जैक्ट 3 पर्सन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ 3 पर्सन ही बैठे हैं वहाँ पे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर मैं आर को यहाँ पे लेता हूँ तभी तो इसके 3 पर्सन लेफ्ट में हो पाएंगे, क्योंकि आर का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ है। तो आर अगर यहाँ पे होगा तो इसके लेफ्ट में 3 एग्जैक्ट 3 पर्सन मैंने छोड़ दिए। तो मेरा आर यहाँ पे हो जाएगा, तो एक कंडीशन और यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन अभी क्या पता ज़रूरत ही ना पड़े। देखिएगा नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में एक पर्सन बैठता है, तो एम और आर के बीच में एक पर्सन इस तरफ हो सकता है। अब मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मैं लिखूंगा एम और आर के बीच में एक पर्सन इस तरीके से भी हो सकता है कि भाई आर जो है ना उसके राइट में भी एम हो सकता है और आर जो है उसके लेफ्ट में भी एम हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। पी जो है वो एम के राइट में थर्ड बैठता है, तो फर्स्ट वाली ऊपर वाली कंडीशन पे पी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सभी का फेस जो है ना वो ऊपर की तरफ है। और अगर सभी का फेस ऊपर की तरफ है, इस तरफ है, तो इनका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा। तो एम के राइट में कौन बैठा है, थर्ड पे पी बैठा है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। एम के राइट में थर्ड पे पी बैठा है, तो पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है, यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देन उसके बाद में लिखा हुआ है कि एज मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ पी एज टू द लेफ्ट ऑफ एस। जितने लोग पी के राइट में बैठते हैं उतने ही लोग एस के लेफ्ट में बैठते हैं। तो अगर पहले वाली कंडीशन की बात करूँ तो पी के राइट में कितने लोग बैठे हैं, पी के राइट में तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब एस के लेफ्ट में भी कोई नहीं होगा। तो एस मेरा सबसे एंड पे आ जाएगा। पी के राइट में भी कोई नहीं है, पी के लेफ्ट में भी कोई नहीं है। सेकेंड वाली कंडीशन की बात करूँ तो पी के राइट में देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 पर्सन बैठे हैं, तो एस के लेफ्ट में भी 4 पर्सन होने चाहिए। तो अगर एस के लेफ्ट में मुझे 4 पर्सन छोड़ने हैं तो मुझे एस को यहीं पे रखना पड़ेगा। इसके लिए देखिए 1 2 3 और 4 पर्सन छोड़ दिया जाएगा।
लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी पी आ चुका है, इसका मतलब एस जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। इसका मतलब नीचे वाली जो आपकी ये कंडीशन लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है, इसको आप लोग यहाँ से हटा दो। तो ऊपर वाली जो डेफिनेट कंडीशन है उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार अच्छे से। तो ऊपर वाली जो डेफिनेट कंडीशन थी उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड एस। एस और क्यू के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, तो 1 2 3, क्यू मेरा कहाँ पे आ जाएगा, आर और एम के बीच में आ जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है टी सिट्स टू द फोर्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के लेफ्ट में 4 पे कौन बैठता है, टी बैठता है, यानी कि डब्ल्यू के लेफ्ट में आपको 3 पर्सन छोड़ने हैं, देन उसके बाद में आपको टी को बिठाना है। तो 3 पर्सन छोड़ने हैं, लगातार 3 पर्सन छोड़ने हैं, तो देखिए एक ही कंडीशन दिख रही है मुझे आर क्यू एम वाली, और तो कहीं आपको 3 लगातार पर्सन दिखेंगे नहीं जिनके अगल बगल में भी जगह हो बैठाने की। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। सिंपल है, डब्ल्यू के लेफ्ट में फोर्थ पे कौन हो गया, टी हो गया। उसके बाद में लिखा गया है कि एन इज वन ऑफ द पर्सन हु सिट्स टू द राइट ऑफ द वी। एन जो है ना वो वी के राइट में बैठती है, तो अगर वी मेरा बचे हुए यहाँ पे आएगा तो एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जिससे एन के राइट में कौन होगी, वी हो गया। क्लियर है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और आई होप अब आप लोग बना लोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका एक और सिटिंग अरेंजमेंट है, और ये आपका एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। दोनों लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को। मैं एक लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लेके चल रहा हूँ, और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक सर्कल में बैठे हैं, और उन जितने भी पर्सन बैठे हैं उनमें से कुछ अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, कुछ बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, लेकिन कितने अंदर है कितने बाहर है हमें नहीं पता। चलिएगा, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने 2 कंडीशन बना ली, क्योंकि मैं हमेशा 2 कंडीशन बना लेता हूँ, ज़रूरत पड़ती है ना तो एक और कंडीशन एक्स्ट्रा लेके अगर आप चलोगे तो क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। देखिएगा लिखा हुआ है कि सभी लोग क्या है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के बिल्कुल राइट में कौन बैठा है, एच बैठा है। तो अगर मैं एफ को यहाँ पे मानता हूँ, और मैंने मान लिया कि एफ का जो फेस है वो इनसाइड है। देखिए 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो एफ का फेस इनसाइड होगा, या तो एफ का फेस आउटसाइड होगा, और उसके बिल्कुल राइट में कौन बैठा है, एच बैठा है। तो ये कंडीशन हो गई। अगर मैं यूँ मान लूँ कि एफ का जो फेस है, मान लीजिए एफ यहाँ पे और एफ का फेस आउटसाइड है, तो एच मेरा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि उसके इमीडिएट राइट में बैठा है। तो इसलिए मैंने 2 कंडीशन बनाई है यहाँ पे, ताकि मैं स्टार्टिंग से ही ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर जाऊँ। फिर लिखा हुआ है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, तो देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन पे सी यहाँ पे आ जाएगा। 3 पर्सन देखिए आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, यहाँ से काउंट कर सकते हो। एफ वहीं पे और सी यहाँ पे हो गया यहाँ पे। तो ये जितना भी अभी तक मैंने बनाया है इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ताकि आप लोग ईजिली समझ जाओ। तो यहाँ तक देखिएगा कंप्लीट हमने कर लिया। देन उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा है, सी बैठा है। अब ध्यान से समझिएगा, ए के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा है, सी बैठा है। ए के लेफ्ट में थर्ड, यानी कि ए और सी के बीच में 2 ही पर्सन होने चाहिए। सो अगर मैं सी और ए के बीच में 2 पर्सन चाहता हूँ, तो इधर तो एच ऑलरेडी आ चुका है, और 2 पर्सन अगर मैं चाहता हूँ तो इधर ए आ जाएगा मेरा, यानी कि ए को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ए के लेफ्ट में कौन है, सी है, तो ए का फेस में इंसाइड कर दूंगा, तो ए के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे कौन हो गया, देखिए सी हो गया ना। सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, ए को यहाँ पे लिखूंगा और ए का फेस जो वो आउटसाइड कर दूंगा, तो ए के लेफ्ट में थर्ड पे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सी जो है वो ए के लेफ्ट में थर्ड बैठा हुआ है। देन लिखा हुआ है जी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के बिल्कुल लेफ्ट में जी बैठा हुआ है, यानी कि जी मेरा यहाँ पे हो जाएगा और जी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। दोनों कंडीशन पे मैंने जी को बना लिया। तो अभी तक जितना भी बनाया उनको मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। एक और कंडीशन दी हुई है, सी एंड डी बोथ फेसेस सेंटर। सी और डी दोनों सेंटर को देखते हैं, यानी कि सी का फेस भी इनसाइड होगा और डी का फेस भी इनसाइड होगा। तो अभी डी हमारे पास में डेफिनेट हुआ नहीं है, वो जब भी होगा तब हम उसको क्या कर देंगे, इनसाइड फेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ए को भी बैठा दिया और जी को भी बैठा दिया है। सी का फेस आप यहाँ पे एक बार इनसाइड कर लीजिएगा, दोनों कंडीशन पे इनसाइड पे सी का फेस हो जाएगा। लिखा हुआ है इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन। जो जी के दोनों पड़ोसी हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन को फेस करते हैं, यानी कि जी का एक पड़ोसी कौन है, ए। ए अगर आउटसाइड फेस कर रहा है तो दूसरा वाला इनसाइड फेस करेगा। इधर जी का पड़ोसी कौन है, ए। ये इनसाइड फेस करता है तो इसके बगल वाला आउटसाइड फेस करेगा। सिंपल है, यहाँ तक आई होप कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। देन उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है। एक बार मैं ये डायरेक्शन बना देता हूँ, देन आपको बी और ई का रिलेशन भी अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये डायरेक्शन मैंने बना ली है, जी के बिल्कुल जो पड़ोसी हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट देख रहे हैं,
अब ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है बी जो है ना वो सेकंड लेफ्ट बैठता है किसके, ई के। इस तरीके से अगर ई यहाँ पे है तो इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, बी बैठा है। तो अगर मैं ई को, देखिए तीन ही कंडीशन बची मेरे पास में, दो ये और एक ये तीन, इन तीनों में से किसी ना किसी एक जगह पे मुझे ई को लिखना होगा। तो अगर मैं ई को यहाँ पे लिखता हूँ तो ई के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो ई के लेफ्ट में तो देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, बी तो आप लिख ही नहीं पाओगे 2% छोड़ के, या सेकंड पोजीशन पे बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि सेकंड पे कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। तो बी यहाँ पे आ नहीं सकता, इसका मतलब ई भी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ई को आप यहाँ से हटाओ। अगर देखिए मैं ई को इस पोजीशन पर लिख देता हूँ, तो ई का फेस आप किसी तरफ भी कर लोगे ना, तो अगर आप इनसाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑलरेडी बैठा है, और अगर आउटसाइड करोगे तो सी ऑलरेडी बैठा है, तो एफ इसका मतलब ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो ई मेरा यहाँ पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे रख के इनसाइड फेस करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड एच ऑलरेडी बैठा है, जो कि गलत हो जाएगा, तो मैं ई का फेस आउटसाइड कर दूंगा। और अगर ई का फेस आउटसाइड है तो ई के लेफ्ट में सेकंड बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से ई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका फेस जो है वो इनसाइड हो जाएगा और बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। दोनों कंडीशन पे ये बन जाएंगे। आई होप आपको ये जो डाउट था ये समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पजल का ये, बाकी तो इस पजल में कुछ भी नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेसेस द सेम डायरेक्शन एज बी। जो ई के पड़ोसी हैं दोनों, वो बी ने जिस तरफ फेस किया है ना उसी तरफ फेस किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई का एक पड़ोसी सी है और दूसरा पड़ोसी ये है, दोनों ने बी की तरफ डायरेक्शन किया हुआ है, यानी बी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन। तो बी इनसाइड है तो सी भी इनसाइड है, तो ये बचा हुआ ये भी इनसाइड हो जाएगा। बी के जो डायरेक्शन है वही किया हुआ है दोनों ने। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाली कंडीशन पे देखोगे तो देखिएगा ई के जो दोनों पड़ोसी हैं वो बी की तरफ डायरेक्शन करेंगे, यानी बी ने जो डायरेक्शन किया तो ये तो आउटसाइड हो जाएगा, लेकिन सी ने इनसाइड फेस किया हुआ है। क्योंकि बी का यहाँ पे आउटसाइड फेस है ना, तो ई के दोनों पड़ोसियों का फेस आउटसाइड होना चाहिए था। दोनों जो इमीडिएट नेबर है वो आउटसाइड फेस किए होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सी मेरा इनसाइड फेस किया हुआ आ गया, इसका मतलब ये गलत हो गई कंडीशन और ये मेरी सही हो गई। तो ये जितना भी अभी तक हुआ है इसको मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। वैसे अभी कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ जो डी बचा था उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप देख सकते हो। और डी का फेस भी इनसाइड ही था, क्योंकि यहाँ पे से लिखा था ना सी एंड डी बोथ फेस सेंटर। अब कंप्लीट हमारा पजल हो गया है, और बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। डी के दोनों पड़ोसी जो हैं वो सेंटर की तरफ देखते हैं, तो ई अगर सेंटर की तरफ देखता है तो ये एच भी सेंटर की तरफ देखेगा, इस तरीके से। अब हमारा पजल कंप्लीट हो गया है। जी का जो डायरेक्शन है ना वो हमें क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि जी के डायरेक्शन को लेकर हम लोग अभी श्योर नहीं है कि वो किस तरफ फेस किए हुए होगा। तो आपका जो फाइनल आपका अरेंजमेंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसमें आप जी का फेस को हटा लीजिएगा। जी का फेस जो है वो हमें क्लियर नहीं हुआ है कि जी का फेस जो है वो किस तरह होने वाला है। वो इनसाइड भी हो सकता है और वो आउटसाइड भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो जी का फेस हटा लीजिएगा, बाकी कंप्लीट हमारा पजल यहाँ पे बन चुका है। तो आई होप सो कि आज का जो सेशन था ये आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।